तो दोस्तों कमोडिटी बाज़ार में दो बड़े एक्सचेंज हैं, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स। एमसीएक्स हालांकि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में ध्यान देता है, वहीं पे एनसीडीएक्स का फोकस ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ में रहता है। एग्री कमोडिटीज़ में वीट या ऐसी चीज़ें जो उगाई जाती हैं मार्केट में एग्रीकल्चर के थ्रू आती हैं और उन पे एक तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। नॉन एग्री में दोस्तों आता है आपका ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल आ जाता है। देन यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, अ लॉट ऑफ एनर्जी सोर्सेज। अब बात है इस कॉन्टेक्स्ट में एनसीडीएक्स की, जो कि मर्ज होने की ऑलमोस्ट कगार पे है एनएसई के साथ। एनएसई भारत का बढ़िया बेहतरीन, इनफैक्ट भारत का नहीं ग्लोबली लेवल पे एक अच्छा क्लेम्ड एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में टॉप 7-8 एक्सचेंजेस में से आता है। अब इन दोनों का अगर मर्जर होगा, जो बात बहुत इनफैक्ट सालों से चल रही है, अब जाके फाइनली ये आखिरी स्टेप होने वाला है। क्या ये मर्जर सेंस बनती है इसकी, आपके लिए इसका क्या रेलेवेंस है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एनसीडीएक्स की जब बात करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादातर फोकस एग्री कमोडिटीज़ में सिंस आता है। एग्री कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, एग्री कमोडिटीज़ हैज़ लॉट टू डू विद इट। और एक तरीके से कुछ ना कुछ लेवल पे एनसीडीएक्स का आपके घर की, आपकी किचन की एक तरह से एंट्रेंस में बहुत आना जाना है। अब जब चना, जब दाल, जब अरहर जैसी दाल, या अब जैसे फॉर एग्जांपल वीट या राइस, जिस पे सारी स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब ये सब चीज़ें तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब इन्फ्लेशन सामने आएगी तो आती है पॉलिटिक्स भी। 2007 में इस पर सबसे पहले पॉलिटिक्स हुई, जब एनसीडीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया। तब बैन लगाया गया था तुअर और उड़द दाल के ऊपर। और एक तरीके से इस दोनों कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करना फ्यूचर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लेवल पे भी बंद कर दिया था। ना फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब पॉलिटिक्स बीच में आएगी तो कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसकी बात करें पॉलिटिक्स में, देखिए बहुत बार इंटरवेंशंस हुई है। कभी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बैन कर दिया, कभी वो वाला, कभी लिमिटेशंस कर दी कि बस ये कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ही स्टेट्स का पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, दूसरा नहीं। अब आज की तारीख में 29 लाख क्लाइंट हैं इसके पास जो एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं। 21 कमोडिटी ऑफर करता है, हालांकि कम है ये नंबर, 21 कमोडिटी इज़ नॉट सो मच। रेवेन्यू के लेवल पे कंपनी का भी 148 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था इसने पिछले साल, लेकिन इस साल करीब 131 करोड़। अब नंबर के रेवेन्यू के लेवल पे ख़राब नहीं लगता, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट तो ठीक ठाक निकलना चाहिए ना। करीब 150 करोड़ का रेवेन्यू, 125, 30, 140 करोड़, 150 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल करीब 18 करोड़, इस साल करीब 8.4, मतलब करीब 8.5 करोड़ का प्रॉफिट है। अब इतना बड़ा एक्सचेंज इंडिया का और सिर्फ 8.5 करोड़ प्रॉफिट निकालेगा तो बात कैसे बनेगी। सो दैट्स बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। हालांकि टर्नओवर, डेली टर्नओवर में ये कंपनी इतना बुरा नहीं कर रही। 785 करोड़ का डेली टर्नओवर था पिछले साल, अभी करीब 2100 करोड़ है। दैट्स अगेन अ ठीक ठाक नंबर, लेकिन रेवेन्यू से प्रॉफिट के नंबर पे इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत भी है। अब वहीं पे एनएसई की बात करें तो एनएसई हैज़ टू लेस टू लूज, टू मच टू गेन। क्यों? एनएसई इसका फाउंडिंग इन्वेस्टर था, 25% स्टेक था इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में। आज की तारीख में 15% ही बाकी है, लेकिन वो भी बुरा नहीं है। 900 से 1000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन एनसीडीएक्स मांग रहा है। अब एनएसई में 2-3 चीज़ें हो रही हैं। पहला, ये नया एमडी या नया सीईओ ढूंढ रहे हैं। दूसरा, ये अपना नया आईपीओ लेके आने की कोशिश में है। एनएसई काफ़ी समय से आईपीओ लेने की एक तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन फाइनली ये कोशिश कंफर्म होने वाली है आने वाले दिनों में। अब जाके अगर ये एनसीडीएक्स को एक्वायर कर लेता है, मर्ज कर लेता है अपने बिजनेस के साथ, तो 2-3 चीज़ें होंगी। पहला, इसको अपने एफआईआईज और डीआईएस को दिखाने के लिए एक नया कमोडिटी प्रोडक्ट होगा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते रहे हैं। अब एनएसई आएगा उनके पास और कहेगा कि अगर आपको कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा लगाना है तो आई हैव एनसीडीएक्स फॉर यू। तो इन अ सेंस एनसीडीएक्स का मार्केट बढ़ता है, और एनसीडीएक्स का अगर अब मार्केट बढ़ेगा तो एनएसई का मार्केट भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़, एनसीडीएक्स के पास नंबर ऑफ कमोडिटीज़ बहुत लिमिटेड है। एनएसई का प्रभाव मार्केट में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ओवरऑल इंडस्ट्री में ज़्यादा होगा। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी जो 21 कमोडिटीज़ आज की तारीख में ट्रेड होती हैं, उससे ज़्यादा ही कमोडिटीज़ होंगी, और उसकी विजिबिलिटी भी पूरे भारतवर्ष में हो सकती है। तो जब नंबर ऑफ कमोडिटी ज़्यादा होंगी तो इन अ सेंस जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो अलग अलग कमोडिटीज़ में पैसा लगा रहे हैं एमसीएक्स के थ्रू, वो एनसीडीएक्स में भी लगा पाएंगे अगर नॉन एग्री में एनसीडीएक्स जाता है तो। तीसरी चीज़ दोस्तों, आप और हम रिटेल ट्रेडर्स एनसीडीएक्स में शायद अभी पैसा नहीं लगाते, और अगर लगाते भी हैं तो बहुत कम।
और चलो जो ज़्यादा भी लगाते हैं, अब उनको अगर लार्जर नंबर ऑफ कमोडिटीज़ दिखेंगी तो वो भी पैसा लगाएंगे। और जो लोग एनएससी में इक्विटी के या स्टॉक्स में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मान लीजिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी करते हैं, इक्विटी के फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, वो अब एनसीडीएक्स के कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी जा पाएंगे बिकॉज दे वुड नो मोर नाउ। शायद उनको पता ही नहीं है कि एनसीडीएक्स का खुद का कमोडिटी एक्सचेंज आज की तारीख में एज अ प्लेयर एग्जिस्ट करता भी है, लेकिन अगर एनएससी उसको पॉसिबली ऑफर करेगा, विजिबिलिटी देगा, तो आप और हम भी उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो इन अ सेंस एवरीबडी विंस। आईपीओ की वैल्यूएशन ज़्यादा मांग सकता है एनएससी, क्योंकि अब वो कह सकता है कि मेरे पास एडिशनल प्रोडक्ट है। बीएससी ऑलरेडी बहुत देर से अपना एक कमोडिटी एक्सचेंज के साथ पोजीशन लेके बैठा है, वो एग्री प्लस नॉन एग्री दोनों कमोडिटीज़ देता है। तो अब बीएससी का आर्क राइवल एनएससी, जो कि अभी बिना कमोडिटी एक्सचेंज के बैठा था, बिना कमोडिटी सेगमेंट के बैठा था, विद एनसीडीएक्स इट हैज़ मच मोर टू ऑफर इन द मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट का इकोसिस्टम कंसोलिडेशन, देन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंपनी की, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन टू अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है या फॉरेन, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो एक तरीके से कॉर्पोरेट, ऑल काइंड ऑफ पीपल हैव समथिंग टू लुक एट। NCDX definitely has a lot to gain from this because as of now it is standing क्वाइट डाउन, पीछे है काफ़ी। MCX का साथ कोई कंपटीशन खास है नहीं, क्योंकि दोनों अलग डायरेक्शन में हैं। और MCX जहां अच्छा खासा काम कर रहा है टर्नओवर, रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर, NCTX थोड़ा पीछे रह गया। वेल लेट्स सी हाउ NSE पिक्स इट अप एंड इफ इट डज, एवरीबडी हैज समथिंग टू गेन एंड वी विल ब्रिंग दैट आउट फॉर यू। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। अभी भी कोई डाउट्स हो कि ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपका इसमें फ़ायदा क्या है, एनीथिंग यू हैव पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और हम आपके लिए आंसर ज़रूर करेंगे। एंड इन केस कुछ ऐसा लगा कि इंटरेस्टिंग है, मे बी विल कम बैक विद द वीडियो। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।